हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट 30 पर। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में नेक्स्ट चैप्टर फ्लो इन पाइप्स। फ्लो इन पाइप्स क्या है? नलों में प्रवाह, मतलब कि जो पाइप्स होते हैं उनमें प्रवाह को हम स्टडी करेंगे। ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नलों में प्रवाह। देखो, आप सब जानते हैं कि पाइप्स में जो फ्लो होता है वो हमारे डेली यूज़ में बहुत यूज़फुल है। जैसे पानी का फ्लो होता है पाइप्स में घर के लिए, और कई इंडस्ट्रीज़ में तेल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना पड़ता है। तेल हो सकता है, कोई गैस हो सकती है, कोई भी लिक्विड, कोई भी तरल हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो पाइपों में प्रवाह है ये हमारे डेली यूज़ में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में और इसके अलावा अन्य जगह पर भी बहुत जगह यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे घर पर एलपीजी आती है, वो भी पाइप्स के थ्रू आती है। कई शहरों में पानी की सप्लाई पाइपों से होती है। ठीक है, तो ये सब किसके अंडर आएगा? पाइपों में प्रवाह। तो ये एक यूज़फुल टॉपिक है हाइड्रोलिक्स का। ठीक है, इसमें हमें स्टडी क्या करना है? ठीक, मतलब पहले मैं थोड़ा एग्जांपल लिख देता हूँ। पानी का प्रवाह, तेल या गैसों का प्रवाह। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है। हमें हाइड्रोलिक्स के अंदर स्टडी क्या करना है मेन? फिर हाइड्रोलिक्स में हम इसके, जब हम हाइड्रोलिक्स की बात करते हैं तो हम इसमें फ्लूइड लॉसेस या फ्लो लॉसेस की बात करते हैं। फ्लो लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस। इसका मतलब कि अगर तरल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसमें कौन कौन सी हानियां होंगी, उसकी एनर्जी कैसे कैसे चेंज होगी, ये हमें स्टडी करना होता है। ठीक है, एनर्जी कैसे कैसे लॉस हो रही है ये हमें स्टडी करना होता है, ताकि हम ये स्टडी कर सकें कि जब फ्लूइड अगली जगह पर कहीं जा रहा है, नेक्स्ट प्लेस पर, तो उसके पास कितनी एनर्जी है और कौन सी एनर्जी उसकी लूज हुई है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, यही मेन टॉपिक है, नलों या पाइपों में घर्षण प्रवाह। ठीक है, घर्षण प्रवाह मतलब कि पाइपों जब में फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें घर्षण के दौरान क्या क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। जब हम पाइपों में घर्षण प्रवाह की बात करते हैं तो पाइपों में घर्षण प्रवाह के बारे में जो स्टडी की है वो एक साइंटिस्ट थे, विलियम फ्रोड, जिन्होंने फ्रोड नंबर भी दिया है। ठीक है, विलियम फ्रूड के नाम से है इनका। पाइपों में घर्षण प्रवाह विलियम फ्रूड के प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। विलियम फ्रूड के प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। विलियम फ्रूड ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि अगर कोई पाइप में फ्लो हो रहा है, कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उस पर निम्न टाइप के घर्षण बल कार्य करते हैं। दो टाइप के घर्षण बल कार्य करते हैं। पहला, पाइप की सतह तथा तरल के बीच लगने वाला घर्षण बल। आपको पता है कि जब भी कोई सरफेस दो कांटेक्ट में आती है तो उनके बीच में घर्षण बल होता है। यहाँ पर तरल पाइप की सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसके बीच ऑब्वियसली एक घर्षण बल कार्य करेगा ही करेगा। दूसरा घर्षण बल कहाँ लगता है? तरल की विभिन्न परतों के बीच, तरल की विभिन्न सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल, बाय ऑफ कोर्स, जिसे हम श्यानता भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी पाइप के फ्लो में जो रुकावट के नाम पे चीज होती है वो ये दो होती है, या तो उनकी सतहों के मध्य घर्षण लगने वाला घर्षण बल या तरल की सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल। ठीक है, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनर्जी लॉसेस की। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं
पाइप में घर्षण के कारण होने वाली शीर्ष हानि, पाइप में घर्षण के कारण होने वाली शीर्ष हानि को घर्षण शीर्ष हानि कहते हैं। यानी कि फ्रिक्शन हेड लॉसेस, और इसको HF से प्रदर्शित करते हैं, HF। ठीक है, घर्षण के कारण होने वाली हानि को घर्षण शीर्ष हानि कहते हैं और इसको हम HF से प्रदर्शित करते हैं। विलियम फ्रूड ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, विलियम फ्रूड के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने प्रयोग किए थे, तो उससे हमें क्या पता चला था कि जो घर्षण प्रतिरोध है, घर्षण प्रतिरोध यानी कि R, वो प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, कितने एरिया में तरल फ्लो कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, जब भी एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो ये इस तरीके से आएगा, जहां पर एफ डैश क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। एफ डैश क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। ठीक है, जो कि विलियम फ्रूड के एक्सपेरिमेंट से प्राप्त होता है। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंट से ही प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका घर्षण के कारण शीर्ष हानि के लिए डार्सी समीकरण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके हर तरह के एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए भी और आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डार्सी फॉर्मूला फॉर हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। देखिए, जब पाइप के थ्रू फ्लो होता है तो उसमें कुछ लॉसेस होते हैं जो कि फ्रिक्शन के कारण होते हैं। ठीक है, हम उसको स्टडी करेंगे। उसका फॉर्मूला किसने दिया था, डार्सी ने दिया था। डार्सी ने फॉर्मूला दिया था, वो हम डराइव करने वाले हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। मान लीजिए कोई पाइप है जिसका व्यास d है, जिसका डायमीटर क्या है, d। ठीक है, इसकी हम दो पोजीशन, मान लीजिए ये पहली पोजीशन है 1 और ये दूसरी पोजीशन है 2। हम इन दो पोजीशन को स्टडी कर रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक तरल आने में उसका क्या लॉसेस हुआ है। मतलब ए, यहाँ पर इसको 1A बोल दिया और यहाँ तक आते आते B बोल दिया, तो A से B तक आने में उसमें क्या हानि हुई या क्या ऐड हुआ, कुछ भी जो चेक करना है हमें। ये इसके ऊपर आप देख सकते हैं दो सिंपल मैनोमीटर लगाए हुए हैं। ठीक है, मैनोमीटर आप समझ सकते हैं, हम प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें जब पानी चढ़ रहा है तो इसमें तो इस हाइट तक है, और जबकि B पर आते आते इसकी हाइट कुछ कम हो जाती है। तो इसका मतलब हमने क्या समझा, ये एक्सपेरिमेंट है डार्सी का। ठीक है, उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पर कुछ प्रेशर लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, आप कॉलम के हिसाब से देख सकते हैं, कॉलम हाइट के हिसाब से, और यहाँ प्रेशर कम है, तो ये कुछ लॉसेस हुआ है। ये जो लॉसेस में ड्रॉप, जो ये हेड में ड्रॉप आया है, इसको हम HF से प्रदर्शित करते हैं। यही हमारा लॉसेस है जो कि हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये फ्रिक्शन लॉसेस है, इसको हमें कैलकुलेट करना है कि ये A से B तक आते आते ये कम कैसे हो गए, कितना हो गया। ठीक है, हमें ये स्टडी करना है। सही, तो डार्सी के प्रयोग के आधार पर, डार्सी के प्रयोग के आधार पर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे क्या निकल के आया कि पाइप में घर्षण प्रतिरोध द्रव की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। उन्होंने बताया, डार्सी ने, कि जो घर्षण प्रतिरोध होता है वो पूरी तरह गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा आप सब समझते हैं, 12mv²। ठीक है, तो अगर हम पाइप तथा द्रव की सतह के मध्य घर्षण प्रतिरोध ज्ञात करने लगे
घर्षण प्रतिरोध ज्ञात करने लगे तो वो किसके आर से दिखाते हैं, और ये प्रोपोर्शनल होता है हाफ mv² के। ठीक है, ये डार्सी ने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कहा था कि जो घर्षण प्रतिरोध है वो काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है, गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है, ये डार्सी ने कहा है। ठीक है, चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। हाफ द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व। ठीक है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व। हम इसमें देखिए मैं दो चीजें एक साथ करूंगा। एक तो मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहा हूं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कोफिशिएंट आता है, मैं यहां पर इसको मेंशन कर रहा हूं एफ। ठीक है, इसको क्या पर यहां पर क्या मेंशन किया है, एफ, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए। और दूसरी चीज मैं यहां पर रो की भी वैल्यू रख रहा हूं, वी की, वॉल्यूम देखिए ये एक पाइप है, पाइप में तरल का वॉल्यूम देखिए, सिलेंड्रिकल पाइप है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई डी एल। ठीक है, पाई डी एल। ये सर वॉल्यूम कहां से, देखिए वॉल्यूम इसमें ये वाला नहीं लिया गया है, वॉल्यूम सरफेस का लिया गया है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। पाइप तथा द्रव की सतह के मध्य घर्षण प्रतिरोध, देखिए यहां पर कोई द्रव बह रहा होगा, ये पाइप की सरफेस है। ठीक है, हमें घर्षण प्रतिरोध उस जगह का लेना है जहां पर कि पानी वास्तव में पाइप की सतह के कांटेक्ट में आ रहा है। ये जो तरल है पाइप की सतह के कितने के कांटेक्ट में आ रहा है, तो हम इस पे सरफेस एरिया लेंगे। ठीक है, तो सरफेस एरिया एक सर्किल का क्या होता है, पाई डी, लेकिन सरफेस एरिया तो ये तो केवल एक जगह का हुआ, सर्किल का हुआ। अगर हमें पूरी लेंथ का लेना हो, पाइप की लेंथ माना एल है, तो कितना आएगा, पाई डी एल। तो ये सरफेस एरिया से लिया गया है, क्योंकि हमें सतह के मध्य लेना है, सरफेस के मध्य लेना है, इसीलिए ये पाई डी एल लिया गया है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमको यहां से मिल गया, इसको अभी वन मान के छोड़ देते हैं। यहां पर एफ क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। ठीक है, अच्छा एक ये अगर टोटल बल आया है, ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, अब अगर मेरे को पाइप की दीवारों, मैं इसको प्रेशर से भी कैलकुलेट कर सकता हूं। यहां पर जो फोर्स का डिफरेंस है या जो प्रतिरोध है, मैं इसको प्रेशर से भी कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो हम अगर लिखें ए तथा बी पर दाब अंतर, ए और बी में दाब अंतर कितना होगा, मान लीजिए यहां पर जो प्रेशर है वो P1 है, और जो यहां पर प्रेशर है B पर, वो प्रेशर P2 है। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया, P1 माइनस P2। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण ए तथा बी पर दाब अंतर के कारण घर्षण बल वो कितना आएगा, देखिए बल होता है प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर तो ये है P1 माइनस P2, और एरिया आएगा π/4 d²। ठीक है, क्योंकि अब की बार प्रेशर के लिए एरिया ये है, ये पूरा एरिया है, और ये एरिया अगर काउंट किया जाए तो ये एक सर्किल के एरिया जितना बैठता है, जो कि π/4 d² होता है। ठीक है, अब ये जो दाब अंतर के कारण घर्षण बल आया है, यही क्या करेगा, घर्षण प्रतिरोध में नष्ट हुआ होगा। घर्षण में जो नष्ट हुआ है वो दाब अंतर ही नष्ट हुआ है। ये प्रेशर P1 से जो P2 हुआ है वो घर्षण में ही गया है, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस बराबर है। ठीक है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इसको इक्वेट कर लेते हैं। हम लिखेंगे यहां पर, चूंकि दाब अंतर के कारण घर्षण बल जो है वो क्या है, सतह के मध्य लगने वाला घर्षण बल ही है। ठीक है, तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। पहले वाला आ रहा था P1 माइनस P2 इंटू π/4 d², और ये यहाँ पर आया था F इंटू हाफ रो, वॉल्यूम को मैंने π/dl लिख लिया था, और v² एज इट इज रह गया था। ठीक है, यहाँ से मैं सिंपली P1 माइनस P2 कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो देखिए 4 और 2 यहाँ सिंप्लीफाई होकर 2 बच जाएगा, और क्या बचेगा, देखिए रो को कोई कैंसिल नहीं कर रहा है, पाई कैंसिल हो चुका है। ठीक है, एफ को भी कोई कैंसिल नहीं कर रहा है,
छोड़िए इसे भी, इसका हिसाब हो गया, ये रह गया, ये खत्म हो गया। डी, डी इसको एक कैंसिल हो जाएगा और नीचे से एक बचेगा। एल, एल को भी कोई कैंसिल नहीं कर रहा है तो एल भी बच गया। वी स्क्वायर, वी को भी कोई कैंसिल नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या बचा, 4 2 में कैंसिल हो गया, पाई बचा गया, तो कुल मिला के ये इतना बचा है, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट लाइन में क्या करूँगा, देखिए आपने एक पढ़ा होगा प्रेशर हेड पी अपॉन रो जी होता है, ठीक है। तो मैं इसको कुछ प्रेशर हेड के रूप में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर रो जी से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में, इसी लाइन में कर दे रहा हूँ, रो जी से डिवाइड कर दे रहा हूँ दोनों साइड, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, ये प्रेशर डिफरेंस के कारण लॉसेस हेड का है, हेड का लॉसेस प्रेशर डिफरेंस के कारण, और इसी चीज को हम बोलते हैं एच एफ, ठीक है। तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ये आ रहा है 2FLV स्क्वायर अपॉन डी इंटू जी, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्चुअली ये स्टैंडर्ड ऐसे लिखा जाता है 4FLV स्क्वायर अपॉन डी इंटू 2G, मतलब कि यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ नीचे से भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो हो जाएगा 4 और नीचे वाला 2G के साथ आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला को ही हम बोलते हैं डार्सी वेसबैक फॉर्मूला, ठीक है। ये ऊपर HF का जो फॉर्मूला है ये डार्सी वेसबैक फॉर्मूला है, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला आप बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा, 4FLV स्क्वायर अपॉन डी इंटू 2G, ये हमको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपटीशन के लिए भी और आपके सिलेबस के लिए भी, ठीक है। चलिए इसमें मैं आपको एक चेंजेस और बता देता हूँ, यहीं की यहीं एक होता है चेजी फॉर्मूला। देखिए ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ जब डिफाइन करते हैं तो एक ही साइंटिस्ट नहीं करते, उसको कई साइंटिस्ट या इंजीनियर्स करते हैं, ठीक है। तो डार्सी वेसबैक फॉर्मूला तो यहाँ तक आ गया था, लेकिन एक साइंटिस्ट थे चेजी, उन्होंने भी इस फॉर्मूले में थोड़ा सा अपना सूत्र मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, ठीक है। तो उनका फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है और एक्सेप्टेड है, ठीक। देखो डार्सी ने क्या कहा था, डार्सी यहाँ तक लेके आए थे इक्वेशन को 4FLV स्क्वायर अपॉन डी इंटू 2G, ठीक। तो ये डार्सी का फॉर्मूला है, इसको हम लिखेंगे डार्सी समीकरण से। लेकिन चेजी जो थे, चेजी ने इसमें और मॉडिफिकेशन किया, उन्होंने यहाँ से V की वैल्यू निकाली, ठीक है। V की वैल्यू देखिए हम निकालेंगे तो अगर क्या आएगी, HF इंटू डी इंटू 2G अपॉन 4FL, सही ये आती है। ये मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट यहाँ से V स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, HF को L के हिसाब से मल्टीप्लाई, और D को रखा D/4, D को D के इसके साथ, सॉरी D स्मॉल में है, ठीक है। और क्या बचा 2G/F, ये तीन चीज़ें हैं, ठीक। एक HF/L, एक D/4, एक 2G/F, तीनों के बारे में 1 बाय 1 बात करते हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहली चीज क्या है, HF/L। एक चीज, एक नई इन्होंने टर्म इंट्रोड्यूस की, जो चेजी थे इन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस की, द्रव्य ढाल, जिसको हम आई से दिखाते हैं। द्रव्य ढाल मतलब हाइड्रोलिक स्लोप, इन्होंने इसको नाम दिया हाइड्रोलिक स्लोप। हाइड्रोलिक स्लोप क्या होता है, HF/L, इसको एक नया ही फॉर्मूला बना दिया इन्होंने, हाइड्रोलिक स्लोप। इसको आपको अलग से भी याद रखना है, आपसे कहीं पर्टिकुलरली पूछा जा सकता है कि हाइड्रोलिक स्लोप क्या होता है, तो आप बताएंगे आई से डिनोट करते हैं, और HF/L होता है, जिसको हम बोलते हैं घर्षणशीर्ष हानि इकाई लंबाई में होने वाली घर्षणशीर्ष हानि को हम हाइड्रोलिक स्लोप कहते हैं। यहीं से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक। एक बार और बोल देते हैं, द्रव्य ढाल या हाइड्रोलिक स्लोप किसे कहते हैं, पाइप की एकांक लंबाई में होने वाली घर्षणशीर्ष हानि हाइड्रोलिक स्लोप कहलाती है, ठीक है। दूसरी चीज है हाइड्रोलिक
मीन डेप्थ, इसको हम बोलते हैं द्रव्य मध्यम मान गहराई, इसको m से डिनोट करते हैं, m। और ये किसके बराबर होती है? पाइप की काट का क्षेत्रफल अपॉन द्रव द्वारा पाइप की भीगी सतह है। यानी कि देखिए, जैसे ये पाइप था, आपने पाइप का डायग्राम देखा था, तो ये पाइप है, इसमें इस पाइप का कितना एरिया है जो कि π/4d² था, और इसकी कितनी सरफेस है, सरफेस यानी कि एक्चुअली में पानी कितनी सरफेस के टच में आ रहा है। ये पाइप की जो अंदरूनी सरफेस है, केवल उसी के टच में ये लिक्विड या फ्लूइड जो भी है वो टच में आ रहा है, ठीक है। तो वो कहना चाह रहा है कि पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया बटे पाइप की सरफेस जिस पर कि फ्लूइड एक्चुअली में टच आ रहा है, ठीक है। तो वो कितना आएगा देखिए, आप अगर मैं पाइप की बात करूं पर्टिकुलरली इसी पाइप के केस में, तो इसकी काट का क्षेत्रफल था π/4d², और सरफेस जिसके टच में पानी आ रहा है या लिक्विड आ रहा है वो है πd। तो ये कैलकुलेट करके आएगा d/4, और यही चीज यहाँ पर थी। तो यानी कि इसको मैं डिनोट किससे कर सकता हूँ? m से। ये तो i हो गई, ये m हो गया, और ये चीज बची। मतलब इनको चेजी ने क्या किया है, तीनों चीजों को अलग अलग नाम दिया है। इसको दिया है हाइड्रोलिक स्लोप, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और बचाइए आप इसमें देखिए जी क्या है? कांस्टेंट है। एफ क्या है? फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। ये भी एक कांस्टेंट है जो कि एक्सपेरिमेंट से प्राप्त होता है, ठीक है। और 2 तो अपने आप में कांस्टेंट है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म जो है एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हम चेजी फॉर्मूला ले लेते हैं। इसी को हम मान लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 2-3 तक पहुंच गए थे, इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं, ठीक है। ए, तो इक्वेशन ए से, तो इक्वेशन ए क्या कहती है? v² बराबर HF/L इंटू d/4 इंटू 2g/f। अब जो वैल्यू मैं निकाल के लाया हूं इनको मैं यहां पर पुट कर दूंगा, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, v = √2g/f को मैं आगे लिख ले रहा हूं, HF/L को हम लिखते हैं i, तो ये i हो गया, d/4 m है, इसके ऊपर √ आएगा, ठीक है। 2g/f को देखो, मैंने आपको बताया था 2g/f कांस्टेंट है, क्योंकि g का वैल्यू कांस्टेंट है, f का वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसको एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया गया, नाम है c, और इसको हम बोलते हैं चेजी कांस्टेंट। ये चेजी ने अपने, भाई कोई भी नया फॉर्मूला बनाते हैं तो अपने नाम से एक कांस्टेंट दे देते हैं, तो इन्होंने दिया है चेजी कांस्टेंट। अब ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो गया। अब इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं v = c √mi। ये फॉर्मूला जितना सिंपल है उतना ही टफ भी है, क्योंकि आपको इसमें तीनों टर्म्स का मतलब याद रखना है। c क्या है? एक कांस्टेंट है जिसका नाम चेजी कांस्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में आपको इसकी वैल्यू डायरेक्टली मिलेगी, ठीक है। और लेकिन इसका जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है वो 2g/f है, √2g/f। आपको ये भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज m है। m क्या होता है? m होता है हाइड्रोलिक स्लोप, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जिसमें पाइप की काट का क्षेत्रफल बटे, आपको ये बेसिक फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी पाइप सर्कुलर है, आगे जाकर पाइप की कोई और शेप होगी, रेक्टेंगुलर होगी, तो आपको ये फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। और ऐसे ही आई का बेसिक फॉर्मूला है HF/L। तो टोटल ये फॉर्मूला हो गया चेजी फॉर्मूला। इसको चेजी फॉर्मूला ये कहते हैं। अगर न्यूमेरिकल्स में c का वैल्यू दिया है तो यानी कि वो क्वेश्चन आपको चेजी से करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे जो चेजी पर बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं उसमें डायरेक्टली बताया जाता है कि आपको एक न्यूमेरिकल चेजी से करना है या किस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं। जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट f है, ये आप कई बार अपने आप से भी निकाल सकते हैं। f के लिए एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर 2 फॉर्मूले हैं। अगर नई पाइप है तो f का फॉर्मूला रहेगा
0.005 1 प्लस 1/3.5D। और अगर ओल्ड पाइप है यानी कि पुराने पाइप है तो F का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तब F का फॉर्मूला रहेगा 1 + 1/3। चलिए बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। यदि आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।